नमस्कार दोस्तों, आपका इस संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम बहुत सारे रोचक विषयों पर बात करने वाले हैं, तो कृपया इस एपिसोड को अंत तक जरूर सुनें। हमेशा की तरह आपके साथ है अभिनीत और नेहा। जीन डीज, जो टॉम एंड जेरी और पोपाई जैसे लोकप्रिय कार्टून के लिए जाने जाते थे, उनका 95 साल की उम्र में हाल ही में देहांत हो गया। हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ और हम उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कार्टून के माध्यम से हम सबको बचपन से ही बहुत हंसाया है और लोगों को हंसा पाना कोई आसान बात नहीं है। वैसे हंसने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या तुम्हें वो पता है? फायदे के बारे में तो ज्यादा नहीं पता मुझे, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अच्छा बहुत लगता है। हाँ, और अच्छा लगने के साथ साथ बहुत सारे चिकित्सीय लाभ भी हैं। सबसे पहले तो ऐसा कहा जाता है कि इंसान तकरीबन 3 महीने की उम्र से ही हंसना सीख जाता है, यानी कि बात करने से भी पहले। कुछ शोध के अनुसार हंसने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है। एंडोमोर्फिन नामक एक हार्मोन भी जारी होता है, जिसके कारण ना ही सिर्फ जैसा कि तुमने कहा अच्छा लगता है, बल्कि वो दर्द और तनाव हटाने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, न्यूरोपेप्टाइड्स भी जारी होते हैं, जिससे कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम, उसको बढ़ावा मिलता है और उससे बीमारियां दूर रहती हैं। वाह, ये सब जानते हुए तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हंसने को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर रखें। वैसे हम जिस महीने में है यानी कि अप्रैल, वो सभी को एक तरीके का लाइसेंस देता है हंसने और हंसाने का। हाँ, अप्रैल फूल्स के द्वारा। वैसे तो हर साल कंपनियां जैसे कि गूगल 1 अप्रैल के दिन कुछ ना कुछ प्रैंक्स जरूर करते हैं, पर इस साल कोविड-19 के मद्देनजर ऐसा नहीं किया गया और ये सही भी है। अप्रैल फूल मनाने की शुरुआत के इतिहास के हिसाब से कई कारण बताए जाते हैं। उनमें से एक कारण ये है कि मध्य युग यानी कि मिडिल एजेस के दौरान फ्रांस में नया साल 25 मार्च को मनाया जाता था और छुट्टियां खत्म होती थी 1 अप्रैल के आसपास। जब बाद में जाकर नया साल 1 जनवरी को मनाने जाने लगा, तो वो जो भी व्यक्ति अप्रैल में न्यू ईयर मनाता, उसको अप्रैल फूल कहा जाने लगा और वहीं से ये रिवाज आज तक चला आ रहा है। अप्रैल फूल वाले दिन, जैसा कि तुमने भी कहा, कई कंपनियां बहुत सारे नए नए तरीकों द्वारा लोगों को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक बार मैकडॉनल्ड्स ने रेडियम की तरह अंधेरे में चमकने वाले बर्गर का विज्ञापन किया। उसी तरह किंगफिशर ने रसना की तरह पाउडर के रूप में मिलने वाला बियर का विज्ञापन किया। ऐसे ही 2015 में एक बहुत रोचक विज्ञापन किया था BMW ने, जो कि एक प्रख्यात कार निर्माता है। उन्होंने अपने विज्ञापन में ये लिखा कि जो भी पहला व्यक्ति उस विज्ञापन के साथ अपनी कोई भी पुरानी गाड़ी लेकर उनके शोरूम में आएगा, उसको अपनी पुरानी गाड़ी के बदले एक नई BMW गाड़ी दी जाएगी। क्योंकि ये विज्ञापन 1 अप्रैल को आया था, सबने इसे मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन एक महिला ने अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उस एड को लेकर अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी के साथ पहुंच गई शोरूम और BMW ने उनको उसके बदले सही में एक नई BMW कार दे दी। हाँ, और मैंने भी सुना था इस किस्से के बारे में। BMW के प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने जानबूझकर ऐड को ऐसा बनाया कि लोग सोचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और क्योंकि 1 अप्रैल भी था तो और भी उस पर यकीन करना ज्यादातर लोग नहीं चाहेंगे। पर उन्होंने ऐसा सोच कर रखा था कि जो भी पहला ऐसा व्यक्ति हिम्मत करके आता है, उसे सही में BMW गाड़ी दी जाएगी। मुझे ये किस्सा बहुत ही मजेदार लगा। हाँ, और BBC ने 2008 में एक प्रोग्राम चलाया 1 अप्रैल के दिन, मिरेकल्स ऑफ इवोल्यूशन के नाम से, जिस पर कि कई विषयों के बीच में उन्होंने एक स्टोरी चलाई, जिसके हिसाब से उन्होंने दिखाया कि अंटार्कटिका के कठोर मौसम और परिस्थितियों से परेशान होकर पेंगुइन्स ने उड़ना सीख लिया और वो उड़कर साउथ अमेरिका की ओर उड़ान भर रहे थे ताकि अच्छे मौसम में वो रह सके। हाँ, मैंने भी देखा था उस वीडियो को। बहुत अच्छे से बनाया था उन्होंने उस प्रोग्राम को। हाँ, वैसे मजाक से थोड़ा हटकर अगर बात की जाए, याद है हाल ही में हमने इस लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसे पोस्ट्स देखे थे जिस पर कि ये कहा गया था कि लॉकडाउन में रहकर ये पता चलने लगा कि जानवरों को
और पक्षियों को कैसा लगता होगा जू में रहकर। हाँ, सही कहा। लॉकडाउन जो कि अभी भारत में 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, उस पर बहुत चर्चा हो तो सकती है, पर ये भी समझ में आ गया है कि इसके अलावा फिलहाल कोविड-19 से लड़ने का इससे बेहतर उपाय तो है ही नहीं। हाँ, बात तो सही है। ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के फायदे और नुकसान दोनों हैं, परंतु ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी के इस लड़ाई के हिसाब से फायदे ही ज्यादा हैं। कोविड-19 के चलते जिस स्तर पर लॉकडाउन्स हुए हैं विश्व भर में, उस स्तर पर तो बहुत कम ही लॉकडाउन्स हुए होंगे। पर लॉकडाउन अपने में कोई नई संकल्पना नहीं है। लॉकडाउन, जैसा कि हमें पता चल ही गया है, एक आपदा व्यवस्था है जो कि आपदा या एपिडेमिक स्थिति के वक्त सरकारी तौर पर लागू की जाती है। लॉकडाउन में उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें दवा और अनाज जैसे जरूरी चीजों के लिए ही बाहर आने की इजाजत मिलती है। कोई टेररिस्ट संबंधी घटना, रायट या कोई भी ऐसी चीज जिससे कि जान और माल का नुकसान हो सकता है, उस परिस्थिति में ऐसा किया जाता है। जैसे कि 11 सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद नागरिक उड़ान बंद कर दिए गए थे लॉकडाउन के तहत 3 दिनों के लिए। उसी तरह 2005 में अमेरिका के सदरलैंड शायर और कई और न्यू साउथ वेल्स के जगहों पर राइट्स के चलते लॉकडाउन किया गया था ताकि राइट्स और ना फैले। बिल्कुल सही। इस लॉकडाउन के चलते अगर फायदों की बात की जाए तो उनमें से एक ये भी है कि जानवरों और पक्षियों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थितियां बन गई हैं। जैसे कि रोड में चहल पहल ना के बराबर होने के कारण वो अभी आराम से घूम रहे हैं। जैसे कि आमतौर पे ना दिखने वाले स्नो लेपर्ड की उत्तराखंड में दिखने की खबरें आई हैं। वैसे ही मुंबई में डॉल्फिन्स, और भारत के बाहर की बात की जाए तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सियार की देखने की खबरें आई हैं। और नदियों की बात की जाए जैसे कि गंगा जी, तो वो बिल्कुल ही साफ हो गई है क्योंकि लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। हाँ, और कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ऐसे बिजनेसेस जिनका कि लोगों का रोज आने जाने से ही उनका व्यापार होता है, उन सब के लिए ये बहुत मुश्किल का वक्त है। पर क्योंकि इसके अलावा भारत जैसे देश जिसमें कि जनसंख्या बहुत अधिक है, ये अभी के हिसाब से एक ही कारगर उपाय है। उम्मीद है कि जल्द ही रेस्टोरेंट्स, पब्स, ब्रूरीज और इनके जैसे सारे बिजनेसेस जो कि अभी बंद हैं, खुल जाए और सब ठीक हो जाए। इसी की उम्मीद रखते हुए हम आप सबको फिर से धन्यवाद करते हैं लॉकडाउन का पालन करने के लिए। वैसे ब्रूरीज और ओके, एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हें मालूम है भारत के सबसे पहला बायोटेक कंपनी और ब्रूअरी में एक महत्वपूर्ण संबंध है? नहीं। चलो आज मैं इसके बारे में तुम्हें बताती हूँ। जिस व्यक्तित्व का इससे नाता है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और उनके अलावा केवल 3 ही भारतीय को ये उपलब्धि मिली है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। कौन है वो? किरण मजुमदार शॉ। वो अभी जहाँ पे है वो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी तो है ही, परंतु उनका यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना सरल नहीं था। बनना तो वो चाहती थी डॉक्टर, लेकिन परिस्थितियाँ इस मामले में उनके विपरीत रही। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पिताजी की तरह ब्रूअरी के क्षेत्र में पढ़ाई की जाए, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई अपनी ब्रूअरी की पढ़ाई के लिए। वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी, टॉपर भी रही और यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे संस्था में उन्हें ट्रेनिंग करने का मौका भी मिला। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन नौकरी लगने में उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ध्यान रहे, मैं बात कर रही हूँ 1970 के दशक की। एक तो उस समय और सामान्य तौर पे भी मास्टर ब्रूअर जो कि वो बनना चाहती थी, उसे एक आदमी का पेशा माना जाता था, और इसी के चलते उनको कोई भी इस क्षेत्र में नौकरी नहीं देना चाह रहा था। लेकिन उनके किस्मत में कुछ और ही लिखा था, और उनकी मुलाकात उस समय के आयरिश कंपनी बायोकॉन बायोकेमिकल्स के लेस्ली ऑचिनलॉस से एक समारोह में हुई, और संयोगवश वे भारत में एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करना चाह रहे थे। लेकिन उस समय के एफडीआई नियम के अंतर्गत उनको एक भारतीय व्यक्ति की खोज थी जो उनके साथ भागीदारी कर सके। किरण जी से मिलकर वे बहुत प्रभावित हुए, और उसके ऊपर किरण जी की पढ़ाई भी संयोगवश ऐसे क्षेत्र में थी
जिसमें एक महत्वपूर्ण समानता थी एंजाइम बनाने की। और यहीं से किरण जी जुड़ गई बायोकॉन से। उनका यहाँ तक का सफर तो सही में बहुत दिलचस्प रहा है, पर एंजाइम का ब्रूअरी से क्या लेना देना? ब्रूवरी, जिसका मतलब जहाँ बियर बनाया जाता है, वहाँ बियर बनाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि एंजाइम्स चाहे कहीं के लिए भी बनाया जाए, उसकी बनाने की प्रक्रिया करीब करीब समान होती है। समझा। वैसे किरण जी बायोकॉन से जुड़ तो गईं, और फिर क्या हुआ? तुम्हें लग रहा होगा कि बस यहाँ से तो उनकी राह आसान रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो वो केवल 25 साल की थी, एक महिला थी, और उस समय बायोटेक बिल्कुल ही अनजान विषय था। इसी कारण उनके राह में कई मुश्किलें आई, जैसे कि बैंक्स लोन देने में हिचकिचाते थे, लोग एक महिला के अंदर काम नहीं करना चाहते थे, और इतना ही नहीं, उन्हें कुशल कर्मचारी भी नहीं मिल रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक किराए के गैराज में 2 सेवानिवृत्त ट्रैक्टर मैकेनिक के साथ बायोकॉन इंडिया खोला। ट्रैक्टर मैकेनिक? हाँ, ट्रैक्टर मैकेनिक। सन 1978 में बायोकॉन का सेटअप होते ही एंजाइम्स बनाने की शुरुआत हो गई, और एक ही साल के अंदर वो भारत की पहली कंपनी बन गई जो अमेरिका और यूरोप में एंजाइम निर्यात करने लगी। मैंने ऐसा भी सुना है कि बायोकॉन पहली भारतीय कंपनी बनी जिसको अमेरिका के FDA द्वारा प्रमाणित कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले मॉलिक्यूल बनाने का मौका मिला, और बाद में जाकर इंसुलिन बनाने और निर्यात के लिए भी जाना जाने लगा। और 2004 में बायोकॉन भारत की पहली बायोटेक कंपनी बनी जिसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया। देखते ही देखते बायोकॉन ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना ली। किरण जी एक काबिल उद्यमकर्ता बनकर उभर कर आई और भारत के सबसे अमीर महिलाओं में से एक बनी। उनके अनुसार लोगों की सहायता करना भी उनके जीवन का मकसद रहा है, और इसी के तहत उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कि बैंगलोर में 1400 से ज्यादा बेड वाले कैंसर संस्था की स्थापना करी, और बायोकॉन के CSR के तहत हर साल 1 लाख लोगों को इंश्योरेंस कवरेज प्रदान किया जाता है। उनकी सोच केवल अपनी कंपनी बायोकॉन को बढ़ाने की ही नहीं, बल्कि बायोटेक क्षेत्र को आगे ले जाने की और बायोकॉन के द्वारा भारत में रिसर्च को बढ़ावा देने की रही है। और इसी के चलते उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा बायोटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया, जो कि केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को शोध करने का मौका देती है। इनके जीवन के बारे में सुनने से ये तो पता ही चल जाता है कि वो बहुत सारे सम्मान पाने की हकदार है, और उन्हें मिले भी हैं, जिनमें सरकार द्वारा दिए जाने वाले नागरिक सम्मान, पद्मश्री और पद्म भूषण भी शामिल है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्द ही दोबारा मिलने की उम्मीद से अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।